आज हम बात करेंगे एमाइल दुर्खीम के बारे में। दुर्खीम, अगर हम ये कहें कि समाजशास्त्र का जनक, भले ही हम अगस्त काम को मानते हैं, मगर समाजशास्त्र को एक जो वास्तविक रूप से जो प्रतिष्ठा देने का काम है उसे फ्रांसीसी विद्वान एमाइल दुर्खीम ने दिया था। आज हम दुर्खीम के जो सामाजिक तथ्य है, जिसे सोशल फैक्ट कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दुर्खीम का जन्म 1818 में हुआ, 1917 में उनका निधन हुआ। कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ विश्वविद्यालयों के अंदर जो है दुर्खीम के बारे में या उसकी जो प्रारंभिक जीवन या उनकी कृतित्व है उसके बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1818 को फ्रांस के लॉरेन प्रांत के एक एपिनल कस्बा है उसके अंदर हुआ था। वो बेसिकली जन्म से यहूदी थे। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई उसी कस्बे में हुई थी। उसके बाद 1879 में उन्होंने वहाँ फ्रांस के अंदर एक इकोल नॉर्मल सुपीरियर एक संस्था है जो बहुत प्रसिद्ध संस्था है, उसके अंदर उन्होंने प्रवेश लिया था। उसके बाद उन्होंने 1887 ईस्वी में बोर्डियक्स विश्वविद्यालय के अंदर जो है अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया था। और एमाइल दुर्खीम की पत्नी का नाम था लुई ड्रेफस। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थे जिनका नाम था आंद्रे तथा मेरी। दुर्खीम की मृत्यु 15 नवंबर 1917 को हुई थी। ये बेसिक जानकारी इसलिए कि कुछ विश्वविद्यालय में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कभी ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ये जानकारी के लिए है। उसके बाद दुर्खीम ने बहुत सारी किताबें लिखी, मगर मूल रूप से उनकी 4 किताबें जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध है। पहली किताब है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये किताब पब्लिश हुई थी 1893 में। दूसरी किताब है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ये हुई थी 1895 में। तीसरा है द सुसाइड यानी आत्महत्या। ये किताब पब्लिश हुई थी 1897 में। दूसरा, अगली जो किताब है, जो सबसे प्रसिद्ध किताब है उनकी, एक प्रसिद्ध किताबों में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये पब्लिश हुई थी 1912 में। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर, सामाजिक तथ्यों के बारे में, कि सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं। दुर्खीम ने जो है ये बताया कि सामाजिक तथ्य जो है समाजशास्त्र की आधारभूत विषय वस्तु है। यानी जो भी समाजशास्त्री, उन्हें समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे पुराने वीडियो भी अगर आप लोगों ने देखे हैं, तो मैं जो है, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो है आप लोग किसी चीज़ को समझे, ना कि उसे रटे। तो सामाजिक तथ्य और ये जो जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ वो आपको किताबों में मिल जाएगी, मगर मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए या समझ में आ जाए। तो सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है, मगर अब प्रश्न ये उठता है कि सामाजिक तथ्य है क्या। तो दुर्खीम ने जो परिभाषा बताई है या जो उसका सार बताया, मैं आप लोगों को परिभाषा आपको किताब के अंदर मिल जाएगी। मैं संक्षेप में इसका जो निष्कर्ष है वो बता रहा हूँ। सामाजिक तथ्य व्यवहार करने के, सोचने के, विचार करने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति से बाहर होते हैं तथा बाध्यता लिए होते हैं। तो अब इस चीज़ को मैं आपको टू द पॉइंट एक एक करके चीज़ समझाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, सामाजिक तथ्य क्या है। पहली चीज़ उसने बताया व्यवहार के तरीके। कोई भी चीज़ जो समझने का जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आपको जो है रटने के बजाय उनको अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटो और उनको फिर धीरे धीरे समझो। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहली चीज़ सामाजिक तथ्य क्या है, व्यवहार के तरीके। यानी व्यवहार के तरीके में क्या आ गया, हम कुछ भी सोचते हैं वो भी व्यवहार है, हम कोई काम करते हैं वो भी व्यवहार है। कोई चीज़ आपस में जो, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, ये व्यवहार का तरीका है, यानी ये सामाजिक तथ्य है। दूसरा, दुर्खीम ने ये बताया कि व्यवहार के तरीके जो व्यक्ति से बाहर होते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ बाहर का मतलब बाह्यता, दूसरा होती है बाध्यता। ये 2 मूल विशेषताएं। तो
अगर सामाजिक तथ्य समझना है तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला है व्यवहार के तरीके, दूसरा बाह्यता, तीसरा बाध्यता। अब मैं आपको इनको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। पहली चीज़ कि व्यवहार के तरीकों में आपको समझ में आ गया, हम जो भी काम करते हैं, इवन हम जो सोचते हैं वो भी हमारा व्यवहार का एक तरीका है। तो ये जो सोच के तरीके हैं, ये हमारे जो काम करने का तरीका है, वो क्या है, वो उसमें सामाजिक तथ्यों में 2 चीज़ें हैं। पहली है वो बाह्य होना चाहिए और दूसरा वो बाध्यता लिए होना चाहिए। बाह्यता का मतलब है व्यक्ति से बाहर। अब कैसे बाहर है इसके बारे में आप लोगों को बताऊं कि जो है, और एक और चीज़ कि सामाजिक तथ्य क्या है, ये व्यक्तिगत चेतना से बाहर होते हैं। यानी मैं अब पहले मुद्दे पाता हूँ बाह्यता का। बाह्यता का मतलब होगा जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जो चीज़ें हैं या वो जो सोचता है वो तो उसका व्यक्तिगत चीज़ है। जैसे मान लीजिए मेरा व्यक्तित्व है, मेरा व्यक्तित्व कब तक है, जब तक मैं जीवित हूँ। मेरे मरने के बाद या मेरे मरने से पहले मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। मगर जो व्यवहार के तरीके हैं वो क्या होता है, वो बाह्यता लिए होता है। अब मैं आपको थोड़ा उदाहरण के रूप में बताता हूँ। जैसे हमारे रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, धर्म है, भाषा है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि मैं जैसे अभी हिंदी बोल रहा हूँ, ये हिंदी मेरी व्यक्तिगत चेतना से बाहर है। कैसे हैं कि मेरे जन्म से पहले भी हिंदी बोली जाती थी, मैं मर जाऊँगा उसके बाद भी हिंदी बोली जाएगी। यानी ये व्यक्ति से बाहर है, बाह्यता लिए हुए और व्यक्तिगत चेतना से परे है। अब इसके अंदर दुर्खीम ने एक चीज़ बताई थी कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो बनते कैसे हैं। हालांकि जैसे अभी मैंने भाषा का आप लोगों को उदाहरण दिया, भाषा भी बनती कैसे है, हम इंसानों से नहीं तो बनाई इस भाषा को, मगर होता क्या है कि ये व्यक्तिगत चेतनाओं का योग तो है, मगर जो सारी व्यक्तिगत चेतनाएं हैं उनसे अपना इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब छोटा सा मैं उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने विज्ञान पढ़ी तो साधारण सी एक चीज़ आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाता है, यानी H2O का निर्माण होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। तो अब आप देखिए, हाइड्रोजन का अणु अलग है, ऑक्सीजन का अणु अलग है, मगर ये जब मिलते हैं तो ये मिल करने के बाद एक अलग ही चीज़ बन जाती है, वो होती है पानी। तो इसी तरह क्या होता है कि व्यक्तिगत जो चेतनाएं होती है वो सब चेतनाएं मिलकर के एक अलग चीज़ का निर्माण करती है, वो चीज़ कहलाती है सामाजिक तथ्य, और वो व्यक्ति से परे होती है। उसमें जो है व्यक्तिगत चेतना का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो एक पूरी तरह एक स्वतंत्र होती है। बाह्यता का मतलब आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है कि सामाजिक तथ्य व्यवहार के हुए तरीके हैं जो व्यक्ति से बाहर होते हैं। यानी व्यक्ति जन्म लेता है, मर जाता है, समाज को छोड़ के चला जाता है, मगर फिर भी सामाजिक तथ्य बने रहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, परंपरा है, हमारे रीति रिवाज है, भाषा है, ये सब क्या चीज़ें हैं। इवन जो मुद्रा है, जो हम रुपए पैसे की अगर हम बात करते हैं तो वो मुद्रा, वो भी ये सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत आती है। यानी ये चीज़ें व्यक्ति से बाहर है। तो ये पहली चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सामाजिक तथ्य बाह्यता लिए हुए होते हैं। दूसरा है बाध्यता। बाध्यता किसे कहते हैं? बाध्यता का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है या हम पर सौंपी जाती है या लाद दी जाती है, उसे हम कहते हैं बाध्यता। अब सवाल ये आता है कि सामाजिक तथ्य बाध्यता लिए हुए कैसे हैं। जैसे मैंने ये बताया कि परंपरा है, भाषा है, मुद्रा है, ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारे रीति रिवाज है, धर्म है, ये सब चीज़ें व्यवहार के तरीके हैं, व्यक्ति से बाहर है, मगर बाध्यता लिए हुए कैसे? ज़बरदस्ती की बात इसमें कहाँ आ गई? एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा आप लोगों को कि अगर भाषा की बात करें तो हम लोग सब भारतीय हैं, भारतीय होने के साथ ही हम जो है उत्तर भारत में रहते हैं, राजस्थान में अभी हम रह रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली जो राजस्थान के जो ग्रामीण परिवेश में या जो उत्तर भारत के जो ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले विद्यार्थी हैं समाजशास्त्र के, उनके लिए ये बनाया है। अब आप देखिए, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग हिंदी समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं ये वीडियो चाइनीज़ भाषा में बनाता, हालांकि मुझे चाइनीज़ नहीं आती है, मगर बाय द वे अगर मेरे को आती चाइनीज़ या जापानी आती और मैं वो वीडियो बनाता, तो क्या वो आप लोगों के लिए उपयोगी होता? आप लोग वीडियो देखते नहीं देखते? तो यानी कि मेरे लिए ये
बाध्यता है कि अगर मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाऊं तो वो निश्चित रूप से हिंदी भाषा में ही बनाऊं, तो ये बाध्यता। इसी तरह दूसरी बात, दूसरा सिंपल सा उदाहरण, मान लीजिए आप सब्जी मंडी गए, सब्जी खरीदनी है आपको, वहाँ जो है सब्जी बेचने वाला या बेचने वाली जो है वो, अगर आप उसकी भाषा में अगर आप बात नहीं करते हैं, आपको चाइनीज आती है, जर्मन भाषा आती है, और आप अपनी शेखी बगाड़ने के लिए वहाँ अगर जर्मनी में बोलते हैं तो वो आपको क्या क्या समझेगी, वो आपको पागल समझ के भगा देगी। आप कुछ भी बोलोगे उसको समझ में नहीं आएगा। तो आपको अगर सब्जी खरीदनी है तो आपको उस व्यक्ति की या उस महिला की भाषा में बोलना ही होगा। तो ये चीज़ कहलाती है बाध्यता। यानी भाषा क्या हो गई, भाषा हमसे बाहर भी है और बाध्यता लिए हुए भी है। मान लीजिए हम किसी ऐसे देश में जाते हैं जहाँ पर हम उसकी भाषा नहीं जानते हैं, तो हमें या तो इशारों से काम चलाना पड़ेगा या किसी दुभाषी जो मीडिएटर होता है जो लैंग्वेज के बारे में, उसकी मदद हमें लेनी पड़ेगी। इसी तरह परंपरा कैसे बाध्यता लिए होती है, हमें कोई रीति रिवाज निभाना जरूरी है क्या? छोटा सा एक मैं उदाहरण दूंगा कि परंपराएं और निभाना हमारे लिए आवश्यक है, क्यों है। और एक और उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि बाध्यता जरूरी नहीं कि सीधे तौर पर, बाध्यता दो तरह की होती है, एक होती प्रत्यक्ष बाध्यता, एक होती अप्रत्यक्ष बाध्यता। यानी कुछ चीज़ें होती जो हमें दिखाई देती है कि हमें लगता है हाँ भाई ज़बरदस्ती है, मगर और कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनका हमें पता नहीं चलता, मगर जब हम उस के खिलाफ आचरण करते हैं तब हमें उस चीज़ के बारे में महसूस होता है कि हाँ ये बाध्यता है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, मान लीजिए जो है दीपावली का त्यौहार है, ठीक है, और दीपावली के त्यौहार पर जो है हमारी परंपरा कहती है कि दीपावली के त्यौहार के दिन हम हमारे घरों में रोशनी करते हैं, दीपक जलाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने जो है अपने घरों पर रोशनी नहीं करी, दीपक नहीं करा और चारों तरफ से लाइटें बंद करके बैठ गए। हालांकि ऐसा करना की आपकी व्यक्तिगत छूट है और कोई पुलिस वाला आपको आकर पकड़ेगा नहीं कि भाई आपने दीपावली पर लाइट क्यों नहीं की। मगर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी आके पूछेंगे भाई ऐसा क्या हो गया। हमारी परंपरा में ये होता है कि अगर कोई त्यौहार नहीं मनाता तो तब ही नहीं मनाता जब उसके परिवार में कोई शोक हो गया हो, कोई किसी का निधन हो गया हो, तो वो त्यौहार नहीं मनाते। अगर आपके सब कुछ राजी खुशी आप त्यौहार नहीं मनाते हैं, या दीपावली के त्यौहार के दिन आप होली खेलने लगे, कलर जो रंग है वो एक दूसरे को लगाने लगे, तो क्या होगा, लोग बाग आपको पागल कहेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि हमें ये बाध्यता है। इसी तरह कलर खेलना है तो आपको किसी भी दिन लगा सकते हैं किसी के, मगर जो है हमारे त्यौहार बनाया गया है पर्टिकुलर उसी दिन जो है आपको कलर लगाना है, तो ये बाध्यता वाली बात होती है। तो आपको समझ में आ गया। इस तरह मुद्रा की बात करें, मान लीजिए आपकी जेब में $1 है और आप जो है बाजार में गए, स्थानीय मार्केट में गए, कोई कचौरी समोसा लेना है, आप अगर $1 दोगे तो वो अगर नहीं समझता कोई आदमी, अनजान आदमी, तो वो बेचारा उस $1 को नकली नोट समझ के फेंक देगा। यानी कहने का मतलब है अगर आप यहाँ भारत में रहे तो आपको भारतीय मुद्रा में ही लेन देन करना पड़ेगा, ये आपके लिए बाध्यता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं। सामाजिक, वापस मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, सामाजिक तथ्य व्यवहार के वे तरीके या आचरण के तरीके हैं, सोचने विचारने के तरीके हैं। अब सोचने के तरीके कैसे हैं, अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम लोग सब जो है विचार करते रहते, मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। हम लोग खाली समय में दिमाग के अंदर विचार करते हैं कि आगे क्या करना है। तो आप लोगों ने हमेशा ये सोचा होगा कि जब भी हम, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आगे के भविष्य के अगर आपने प्लान बनाए होंगे तो आप जो सोचते हैं वो क्या चीज़ सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि हम नौकरी करेंगे, जो है शादी ब्याह होगी, ये होगी। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि जो है मैं हिमालय पर जा करके रह जाऊँगा या आतंकवादी बन जाऊँगा। ये इस तरह की चीज़ें हम नहीं सोचते। क्योंकि हमारा जो है सोचने का जो तरीका है वो सामाजिक तथ्य, हमारा जो माइंड सेट होता है वो इसी तरह से बनाया जाता है कि हम उन्हीं चीज़ों के बारे में विचार करते हैं जो सामाजिक तथ्यों के से सामाजिक तथ्य होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सामाजिक तथ्य व्यवहार के वे तरीके हैं जो बाह्यता लिए होते हैं, बाध्यता लिए होते हैं। अब ये तो होगी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसके अलावा भी कुछ जो है इनकी विशेषताएं हैं, जैसे एक है सार्वभौमिक, यानी सार्वभौमिक का मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है सामाजिक तथ्य जो है पाए जाते हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो। मगर ये हो सकता है वो चीज़ें अलग अलग होती हो, जैसे हमारे यहाँ खान पान के तरीके अलग है, अमेरिका में अलग है। अब आप, हाँ एक चीज़ इसी से मेरे को याद आया, खान पान है, खान पान भी सामाजिक तथ्यों में आता है। कैसे आता है कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं, ये सारी चीज़ें भी हमें समाज के द्वारा तय होती है। जैसे भारतीयों की अगर हम बात करें तो हम यहाँ अधिकतर भारतीय शाकाहारी होते हैं, है ना। तो
वो जो है मांस नहीं खा सकते, या फिर कुछ जातियों को मांसाहार खाने की अनुमति है, तो भी वो जो है हम गाय का मांस नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भारतीयों में गाय को पवित्र माना जाता है। इसी तरह खाना कैसे खाना है, रोटी को आप जो है हम कैसे थाली लगा के बैठते करते, सारे जो सिस्टम होता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। आपने देखा होगा एक जानवर भी खाना खाता है, एक इंसान भी खाना खाता है, उसके खाना खाने में और हमारे खाना खाने में अंतर है। तो वो अंतर क्या है? वो सामाजिक तथ्यों का अंतर होता है। तो ये सार्वभौमिकता होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है सामाजिक तथ्यों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। आज हम जो भी जानते हैं वो हम किससे सीखते हैं? हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सीखते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब वो नहीं रहेंगे तो हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने बच्चे उनके बच्चों को सिखाएं। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इसके बाद जो है अगली चीज़ है अधिवैयक्तिक। अधिवैयक्तिकता का मतलब ये होता है कि ये जो है संपूर्ण समाज की धरोहर होते हैं, यानी व्यक्ति से ऊपर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई भाषा है, मान लीजिए भाषा किसी एक व्यक्ति विशेष ने बनाई है, मगर ऐसा नहीं है कि वो जिसने बनाई उसके नाम पर जो है पेटेंट हो गया, वो ही बोलेगा, दूसरे नहीं बोलेंगे। तो उसके बाद जब एक बार वो चीज़ समाज की बन जाती है तो वो पूरे समाज की हो जाती है, उस पर उस व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं रहता। इसी तरह अगर हम बात करें परंपराओं की, रीति रिवाज की, निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति ने बनाए, मगर आज हम उसके बारे में नहीं जानते किसने बनाए, मगर वो चीज़ों का हम लगातार पालन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी इमाइल दुर्कीम के बारे में। ये मूल रूप से ये थर्ड ईयर का पेपर है, अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग जगह ये चलता है। तो मेरा उद्देश्य सिंपल सा था कि आज सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी अधिक वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।